Hello student, welcome to David Credit Classes. Today I am introducing you chapter 7 Depreciation, Provisions and Reserve. इसमें पहले हम डेप्रिसिएशन कराएंगे, उसके बाद प्रोविजन एंड रिजर्व करेंगे. डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंट्स में. आप लोग का एक चैप्टर इसके ऊपर है, इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी आ सकते हैं और सम आएगा एक. तो आज हम वही कराएंगे, डिस्कस करेंगे डिप्रेशन का सम कैसे होता है, डिप्रेशन क्या चीज़ होता है, एटसेट्रा. डिप्रेशन का एक डेफिनेशन है, ये याद कर लेना. डिप्रेशन इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज. एसेट किसको बोलते हैं? एसेट बोलते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हो गया हमारा एसेट. टेबल, चेयर, ये सब एसेट हो गया. इसको ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं. तो ये जो हम खरीदते हैं ना, इसका बेनिफिट हमें कई सालों से मिलते हैं. जैसे हमने एक मशीनरी खरीद लिया, इस साल कौन सा है? 2025-2026 में. 2025-26 में तो एक मशीनरी हमने खरीद लिया, लेकिन इनसे जो बेनिफिट है ना, इनसे यूज़ करके हमने कई सालों से मिलेगा. जैसे 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, सपोज 29-30 तक इनका बेनिफिट हमें मिलेगा. तो हर साल हमारे अकाउंटिंग में रूल है कि हर साल हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ते हैं. उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. सपोज हमारा अकाउंटिंग पीरियड इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2025 टू लेके 31 मार्च 2026. इसके अंदर हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. तो सपोज हमने मशीन खरीदा 1 जुलाई ऑफ 2024, तो ये तो बुक्स में लेना पड़ेगा. इट इज़ एन एसेट, एज एन एसेट हम इसको शो करेंगे. लेकिन इस एसेट का 2024-25 में कितना खर्चा हो गया, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा. अदरवाइज ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं होगा. हमारा टारगेट क्या है? ट्रू एंड फेयर वैल्यू, सही प्रॉफिट निकालना, सही लॉस निकालना. अगर ये एसेट्स का जितना भी यूज़ हुआ ना, वो हम प्रॉफिट लॉस पे एज एन एक्सपेंस शो नहीं करते हैं, तो हमारा रिजल्ट सही नहीं होगा. एसेट का पूरा खर्चा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कई सालों इसका बेनिफिट मिलेगा. तो उसका पूरा खर्चा हमने कैसे बुक कर देंगे? तो एसेट का जितना भी यूज़ हो गया इस साल में, जितना भी इस साल का खर्चा में दिखाना है 2024-25 में, उससे कहते हैं डिप्रिशिएशन. तो डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन में देखो, डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. मतलब एसेट के वैल्यू में ये परमानेंट और ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है. ये दिखाई नहीं देता है हमें, लेकिन एक कैलकुलेशन मेथड है, इससे हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं कितना एसेट यूज हो गया फ्रॉम एनी केस. कुछ केस पे उस खर्चे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा एज ए डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. ऐसे डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, सबको दिखाना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसे के सब एग्जाम्पल है यहाँ. पहले आप ये तो आपको क्लियर हो गया है कि इसका डेफिनेशन. दूसरा क्या है, इसको हमने देखो सब एग्जाम्पल ऑफ एसेट सर: बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे हमें एसेट है. अगर इस टाइप के एसेट्स है तो इसको हमें उसी साल का, मतलब जिस साल हमने खरीदा है उसी साल के लिए कितना यूज़ हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है उसके लिए, वो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा. किस रेट में? डिप्रिसिएशन रेट में. ठीक है. तो डिप्रिसिएशन आप लोग समझ गया, बहुत ही आसान है. 1-2 मार्क्स आ सकते हैं. तो इसका जो डिप्रिसिएशन है ना, इससे हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, depreciation is decline in the value of asset. एसेट का जितना वैल्यू डिक्लाइन हो गया वो हम किसी मेथड से कैलकुलेशन करके निकालेंगे कितना डिक्लाइन हो गया इस साल के लिए, और प्रॉफिट लॉस पे शो करना पड़ेगा. इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स.
नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, सच फॉल इज अ परमानेंट नेचर। ये जो फॉल हो गया ना, ये परमानेंट नेचर को, कोई टेम्पर नहीं है। या फिर सपोज 10,000 का एसेट खरीदा है, 1,000 हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इस साल हमें 1,000 का एसेट यूज़ हो गया, तो 1,000 डिप्रेशन दिखा दिया, तो एसेट कितना रह गया? एसेट रह गया 9,000। 10,000 माइनस 1,000 यूज़ हो गया इस साल, तो नेक्स्ट ईयर में जो एसेट हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो होगा 9,000। इसे बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, WDV ऑफ एसेट्स। WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट नंबर 3, डिप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो ये ग्रेजुअल भी है और एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, हर साल डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा जितना दिन हमारा एसेट रहेगा। नंबर 4, इट डिक्रीजेस ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। सपोज एक मिस्टेक है कि मार्केट वैल्यू सपोज है 15,000 और बुक वैल्यू है 10,000, तो ये डिफरेंस लगाएंगे, ये बुक वैल्यू 10,000 से 1,000 इस साल खर्चा दिखा दिया, तो अगला साल हमारा हुआ 9,000, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो भी हो, मार्केट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे और हम ओनली बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे। सपोज बुक वैल्यू 10,000 है, 1,000 हम उसको मान लिया खर्चा हो गया, तो 1,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा दिया। नेक्स्ट ईयर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेसिन का वैल्यू होगा 10,000 माइनस 1,000, 9,000, नॉट मार्केट वैल्यू, ये ध्यान रखना। तो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये कैश एक्सपेंसेस नहीं है, इसमें कोई कैश हम पे नहीं करते, एक ग्रेजुअली उसका वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब हम देखो इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 क्या है? एसर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सही प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू एंड फेयर व्यू निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसलिए डिप्रेशन हमें निकालना बहुत जरूरी है। अगर डिप्रेशन खर्चा नहीं दिखाएंगे तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस ये नहीं आएगा। नंबर 3, शोइंग द ट्रू एंड फेयर वैल्यू। मैंने पहले बोला ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाने है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू बिना तो सही प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा। एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा अगर ये खर्चा हमने प्रोवाइड नहीं किया तो। नंबर 4, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को हमने सपोज फर्नीचर 10,000 का खरीद लिया, ये हमने देखिए 10,000 10 साल तक चलेगा, तो 10 साल तक जैसे चलेगा ना, तो 10 साल बाद हमें तो नया मशीन खरीदना पड़ेगा कि ये तो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, रिप्लेसमेंट चार्ज करते करते खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमने फंड रेस करेंगे ना, तो वो भी एक फंड कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से। एक रिजर्व मेंटेन करेंगे एसेट के लिए कि प्रॉफिट से कट के रखेंगे कि 10 साल बाद हमें इतना पैसा चाहिए, तो अचानक कहाँ से पैसा आएगा? इतना रिप्लेसमेंट 10 साल बाद ये जब एसेट खत्म हो जाएगा तो हमें पैसा चाहिए। नंबर 5, अवॉइडिंग ओवर पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। अगर ये खर्चा हम नहीं देखेंगे तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, प्रॉफिट ज़्यादा हो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये खर्चा शो करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा, तो ये तो जो शो करने है, तो हम इनकम टैक्स से ओवर पेमेंट हो रहा है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं इससे, अगर डिप्रेशन डाल देंगे तो। नेक्स्ट फैक्टर्स, हम डिप्रेशन निकालने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए? टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो भी है मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल जो भी है उसके टोटल कॉस्ट हमें चाहिए। नंबर 2, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये कितना दिन चलेगा? एक मशीन खरीद दिया या एक मोटर व्हीकल खरीद दिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 8 साल, कितना दिन चलेगा? उसे डिवाइड कर देंगे तो पार ईयर हमें इसका खर्चा निकल जाएगा। तो एस्टिमेटेड लाइफ हमें चाहिए, हम एक एस्टिमेट लगा लेंगे ये इतना दिन चलेगा, हमारा इतना यूज़ होता है तो हमारा इतना दिन चलेगा। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जब ये खत्म हो जाएगा, जिस साल से 12 साल के लिए हमने एस्टिमेट लगाया, तो 12 साल बाद ये स्क्रैप बन जाएगा, इसमें से कोई काम नहीं होगा। किससे? वो कबाड़ी वाला को बुलाएंगे, कबाड़ी वाला को बुलाएंगे, बेच देंगे, तो स्क्रैप वैल्यू। सपोज 10,000 का मशीन खरीदा था, हमने आज भी स्क्रैप बच गया 2,000, लोहे लक्कर का जो बच गया वो तो कबाड़ी वाला लेगा, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना हो सकता है ये निकाल लेंगे।
ये हो गया आपका थ्योरी। तो थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन का अंदर एक कैरेक्टर से छुपा हुआ है, कैरेक्टर से मिल जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए हम बनाते हैं, और नंबर 4 क्या क्या चीज़ चाहिए डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। एसेट से निकालते ना, तो क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैंने क्या डिस्कस कर दिया। अब मेथड्स मतलब होता है जी डिप्रेशन निकालने के लिए हमने कैसे डिप्रेशन तो दिखा नहीं देते, तो एक ऐसे हमने 10,000 का तो खरीद लिया। अब वो निकालने के लिए कैलकुलेशन होता है, हर साल हमने कितना खर्चा दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए डेप्रिसिएशन। तो उस मेथड का फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? रिटन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। थर्ड मेथड एन्युटी मेथड। फोर्थ मेथड डेप्रिसिएशन फंड मेथड। फिफ्थ मेथड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिक्स्थ रिवैल्यूएशन मेथड और सेवन डिप्रिसिएशन मेथड। ये सब एक और होता है 8 वर्किंग आवर्स मेथड, ये भी लिख लो, वर्किंग आवर्स मेथड। मतलब ये कितना आवर्स वर्क किया, एक मशीन कितना आवर्स वर्क किया उसी सबसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सब 7-8 पॉइंट है वर्किंग आवर्स मेथड, ठीक है। तो हमारा क्या है ना, जो कोर्स है क्लास 11th का 11th कोर्स में ये एन्युटी मेथड से लेके वर्किंग आवर्स मेथड तक ये सिर्फ थ्योरी है, इसका हमें सामने ही करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन निकालना नहीं पड़ेगा। जब हम बाद में बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, एसडब्ल्यू करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो अब जाके ये सब चीज़ जरूरत होगा, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये ओनली फॉर थ्योरी। अगर थ्योरी में आ गया कि मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, तो ये 8 टाइप का कैलकुलेशन, 8 टाइप का मेथड है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये दोनों मेथड साम करना पड़ेगा। अब इसका साम कैसे होता है, क्या होता है? देखो, एक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड का ले लिया। हमें 2 मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का, इसका एक लिए फॉर्मूला है ईयरली डेप्रिसिएशन, मतलब ईयरली कितना खर्चा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिस कॉस्ट में हमने एसेट को खरीदा है, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड जो एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं ना, वो होगा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। पहले हम ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ईयर डेप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कितना अमाउंट एज एन एक्सपेंस दिखाना है, इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू हमने एस्टिमेट किया कवर वाला का जो बेचना है वो माइनस कर देंगे, तो एसेट के एक्चुअल जो यूज़ हुआ वो मिल जाएगा, डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। एसेट का एस्टिमेटेड लाइफ जितना भी होगा, 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, उसको डिवाइड कर देंगे, तो ईयरली डेप्रिसिएशन हमें मिल जाएगा। हर साल हमें उतना डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करते जाएंगे, वैल्यू का कम, एसेट का वैल्यू कम करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का एक साम से हम इसको आपको समझाता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे साम आते हैं इसका? देखो, ऑन 1 अप्रैल 2025 Onil Limited purchased a machine of ₹90,000. 1 अप्रैल 2025, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर सपोज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 है। दिस इज आवर अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो हमने 1 अप्रैल ही अनिल लिमिटेड परचेज मशीन और ₹90,000 से मशीन खरीद लिया एंड स्पेंड ₹6,000 ऑन कार्टेज एंड 4,000 ऑन इरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फर्स्ट जब मशीन हम खरीदते हैं उसको फर्स्ट टाइम जब मशीन हम खरीदते हैं उसको जब ऑफिस लेके आते हैं हमारा गोडाउन में और वर्कशॉप में,
उसके लिए जो कार्टेज लगते हैं या उसको इंस्टॉल करने के लिए, इरेक्शन मतलब इंस्टॉल, इसको लगाने के लिए जो खर्चा होता है वो सब मशीन का कॉस्ट में ही आ जाता है। ठीक है, ये सबको अलग से हम लोग नहीं दिखाते हैं, ये कार्टेज में नहीं दिखाते हैं, ये इरेक्शन में। अगर ये फर्स्ट टाइम है तो, सेकेंड टाइम जो रिपेयरिंग होगा तो अलग है, दैट इज नॉट रिपेयर। हमने उसको परचेज करा है कॉस्ट, तो जो कॉस्ट करेंगे ना परचेज, तब क्या होगा, 90,000 से हमने उसको परचेज किया, 6,000 उसको कार्टेज है एंड 4,000 उसको इरेक्शन कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना बढ़ गया, 90 प्लस 6, 96,000 प्लस 4,000, 1 लाख। तो मशीन का कॉस्ट हम मान लेंगे 1 लाख। कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2025। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. जिस दिन हमने परचेस किया ना 1 अप्रैल को, हमने एस्टिमेट लगा लिया कि ये मशीन 10 साल चलेगा, 10 साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर 10 years इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। जो कबाड़ी वाला को बेचेंगे ना, बेचा मशीन है तो वो लोहा लक्कर का जो पैसा है वो 20,000 में मिल जाएगा कबाड़ी वाला से। तो एक्चुअल मशीन हमारा कितना हो गया, 90,000 माइनस 20,000, 70,000। 70,000 20 साल तो मिल ही जाएगा कबाड़ी वाला से, 90,000 20 साल मतलब 17,000 में 10 साल में खर्चा हो जाएगा। ठीक है, आप प्रिपेयर machine account and depreciation account for 4 years. After providing depreciation and fixed installment method, accounts are closed on 31st March every year. तो 4 साल का हमें डिप्रेशन निकालना है, किस मेथड में, डिप्रेशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन, हर साल हमें सेम अमाउंट डिप्रेशन चार्ज डालना है 10 साल। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी, 31st मार्च का बुक्स क्लोज हो जाना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें 2 अकाउंट खोलना है, लेजर खोलना है, एक मशीन और एक हो गया, एक मशीन और एक हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले बताया कि वर्किंग्स हमने कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग्स में क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था डिप्रिसिएशन निकालने का, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, 1 लाख था, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना, 20,000 रुपया, मतलब 1 लाख से 20,000 हट देंगे तो 80,000 रुपया हमारा 10 साल में खर्च होगा, डिवाइड बाय 10, मतलब पर ईयर हमारा खर्चा है 8,000। क्लियर। अगर एग्जाम में रेट नहीं दे रखा है तो रेट का निकालने का ये फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना परसेंट हो गया, एनुअल डिप्रिसिएशन इंटू एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हमारा 8,000 और टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख इंटू 100, 8% हो गया हमारा डिप्रिसिएशन। परसेंटेज देखेंगे तो 8% और स्टेट लाइन से देंगे तो 8,000 पर मंथ। ये वर्किंग से हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का। देखो 8,000 हो गया आपको पर ईयर डिप्रिसिएशन और 8% है रेट इसका। अब देखो, अब हमने क्या करेंगे, अब हमने एक लेजर खोलेंगे मशीन अकाउंट, जो हमें एग्जाम में करना पड़ेगा। लेजर का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, हमने कई बार बोला है। देखो मशीन अकाउंट इसका क्या है, डेबिट और ये उधर हो गया क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ये हो गया ना। अब देखो पहले हमने क्या किया था, 2022 1 अप्रैल को हमने एक मशीन परचेस किया था 90,000। तो उसका एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरली चेक से देते, कैश भी लिख सकते हो लेकिन जनरली चेक से देते, तो हमने इसलिए बैंक लिखा है। तो हमारा एंट्री हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000। उसी डेट में हमने इसके लिए कार्टेज पे किया 6,000, तो कार्टेज टू बैंक अकाउंट ये एक्सपेंस है 6,000। सेम डेट में इसको लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमने खर्चा किया, ये होगा 4,000। तो 90, 96 और 4, 1 लाख। तो टोटल कॉस्ट हम हो गए 1 लाख। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, साल का एंड में
2022 ये 2023 होगा। 2022 मार्च 31 में क्या एंट्री होगा? बाय डेप्रीशिएशन, मतलब साल का कितना डेप्रीशिएशन है, प्रॉफिट लॉस पे कितना ले जाना है, 8,000 रुपया। वो हमने वर्किंग से कर निकाल लिया। कैसे आया? 8% ऑन 1,00,000, 8% रेट था ना, 1,00,000 का आ गया 8,000। तो कितना हमें मेसिन का बैलेंस है? 92,000। 1,00,000 टैली कर दिया। अभी बैलेंस बी डी या नेक्स्ट ईयर में 2023 अप्रैल 1 में इसको लेके जाएंगे बाय टू बैलेंस बी डी 92,000। अब मेसिन का वैल्यू 2023 में हमें है 92,000। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत आसान है ना। अब देखो 2024 होगा, 2024 31 मार्च हमारा डिप्रेशन हो गया 8,000। सेम अब मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन मेथड में है, इक्वल इंस्टॉल मेथड में है, वो ये 8%, ये हो गया 8% ऑन रुपीज़ 1,00,000 8,000। ठीक है, तो यहाँ हो गया बाई बैलेंस सी 84,000, 92,000 आ गया 92,000। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, कौन सा, जैसे 2024 अप्रैल 1 में आ जाएगा टू बैलेंस बी टी, ये लिख लो 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस बी डी कितना आएगा? 84,000। ये सेम अमाउंट उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर आगे हमें तो 4 साइकिल करने के लिए बोला है ना, 1 2 3 ऐसे 4 साल हम बना लेंगे। ये तो कोई बना रखा है हमने। बैलेंस बी डी 84,000 बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट 8,000 टू बैलेंस बी डी 75,000 आ गया। फिर 2025 में 8,000 डिप्रिशिएशन में 8% इतना बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी 60। तो 68,000 4 साल बाद हमारे मशीन का वैल्यू कितना है? 68,000। इसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जो हमने 4th ईयर पे जो बैलेंस शीट बनाए, 5th ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो अब उसमें आप मिसने अकाउंट लिखेंगे नॉट 90,000 बट 68,000। बाकी अमाउंट खा गया हर साल में, एक 8,000 करके हर साल में हमें खर्चा दिखा दिया। अभी 68, नेक्स्ट ईयर में 60,000 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में 54,000 हो जाएगा। ऐसे करते करते 10 साल बाद उसका वैल्यू रह जाएगा 20,000। जो 20,000 में कैश मिल जाएगा, बाई कैश हो जाएगा, टैली हो जाएगा अकाउंट। ये हो गया मिस्ट्री अकाउंट। अंडरस्टैंड? हमें यहाँ 4 साल के लिए करने बोला है, तो 4 साल करके हमने छोड़ दिया। एग्जाम में आपको इस टाइप का एक शाम आएगा। तो फिर देखो मेसिन अकाउंट, मेसिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले हम खर्चा किया 90,000, फिर 6,000, फिर 4,000। तो मेसिन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000, मेसिन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 as a concern cartage, and missing account debit to bank for installation charges we expense है 4,000। टोटल हो गया 1,00,000। अब ये हो गया 2023 का 31 मार्च में डिप्रेशन चार्ज करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू मेसिन अकाउंट, माने मेसिन अकाउंट क्रेडिट बाय डिप्रिसिएशन, ये होगा ना 8,000। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन। अभी कितना बैलेंस आ गया? 92,000। ये बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल में 2023 1 अप्रैल 92,000। फिर नेक्स्ट ईयर डिप्रेशन लगा 8,000, फिर बैलेंस आ जाएगा आपको 84,000। ठीक है, बैलेंस बी डी 84, तो नेक्स्ट ईयर फिर 8,000, फिर बैलेंस सी डी 76, बैलेंस सी डी 76, फिर नेक्स्ट ईयर में 8,000, बैलेंस सी डी 68, बैलेंस बी डी 68। इसको बोलते हैं written down value of the machine as on 1 April 2026। अंडरस्टैंड? बहुत आसान है ये। मैंने आपको मशीनरी अकाउंट कैसे होता है उसका लेजर मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, एक और आपको लेजर बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर फॉर्मेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो जाता है आपको डेबिट और ये हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, अब कहते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, एक कलम आपको होता है।
ठीक है, क्लियर। अब देखो, डिप्रिसिएशन के लिए होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गया ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन, डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 8,000। तो 2022 में सिर्फ 31 मार्च को एंट्री होगा, 1 अप्रैल की एंट्री नहीं होगा, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 मार्च को जाए। इसलिए 2022 31 मार्च को डिप्रिसिएशन एक जर्नल एंट्री आउट आया है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेसनी परचेस किया था, तो मेसनी अकाउंट डेबिट 25 आ गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख किया था। अब जो डिप्रेशन है ना, उस डिप्रेशन को हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्यों डिप्रेशन नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में का खर्चा आएगा, तो डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 8,000 की मशीन वैल्यू कम हो गया। अब ये डिप्रेशन कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए डिप्रेशन अकाउंट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000, तो क्लोज हो गया 8,000। अगला साल भी सेम 2023 में 31 मार्च को 8,000, फिर 8,000, फिर देखो 2024 31 मार्च टू मशीन 8,000 और चला गया कहाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर देखो 2025 मशीन अकाउंट 8,000 चला गया, तो ये बहुत आसान है, टू मशीन बाय प्रॉफिट लॉस, 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 ऐसी उसको एंट्री हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये आपको डिप्रेशन अकाउंट टैली हो जाएगा। तो 2 ही अकाउंट बनाना है, वेस्टर्न अकाउंट और डिप्रेशन अकाउंट, और कुछ नहीं है। तो वर्किंग्स करके वो स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना डिप्रेशन है वो निकालना है, वो तो आप लोग को पता ही है, मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने जो मेथड यहाँ लिखा है ना, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डिप्रेशन कैसे कैलकुलेशन होता है, इस टाइप का आपको बुक्स में बहुत साम मिलेगा, वो साम आपको करना है। लेकिन डिप्रेशन हर साल आपको एक ही जैसे होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मेथड में है, अंडरस्टैंड। तो शाम करते रहना। तो आज का क्लास यहीं हम शेष करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगला क्लास में हम दूसरा जो मेथड है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, इस बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका साम कैसे होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, वो चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो आज चलते हैं, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो तो आपको बनता ही है। थैंक यू।